एग्जाम मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम कल जो हमने टॉपिक की थी उससे आगे की चर्चा करेंगे और आज हम देखेंगे कि शासन प्रणाली किस किस प्रकार के, यानी शासन प्रणाली के प्रकार। अगर हम शासन को देखें तो शासन से जो हमारा तात्पर्य है कि किसी भी भूभाग पे कुछ व्यक्तियों के द्वारा शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, जिसे एक नियमबद्ध रूप से गतिविधियों का संचालन होता है, प्रशासन का संचालन होता है, या कुछ समूह होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो आपस में मिल करके उस क्षेत्र के अंतर्गत प्रशासन का संचालन करता है। इसे हम शासन के रूप में जानते हैं। और शासन प्रणाली यानी कि शासन में कितनी प्रकार की प्रणालियां हम देख सकते हैं। तो पहला है राजतंत्र। अब राजतंत्र क्या होता है? राजतंत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति राजा होता है और वो जो है समस्त शक्तियों का, यानी कि समस्त शक्तियों का औपचारिक स्रोत होता है। और यहाँ प्रशासन में शासन का जो है शक्ति सारा यहाँ पे केंद्रित, एक तरीके से केंद्रीयकरण यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। अर्थात राजतंत्र के अंतर्गत राजा शक्तियों का औपचारिक स्रोत होता है और शक्तियों का सारा केंद्रीकरण एक व्यक्ति में निहित होता है। और उस व्यक्ति के इसके अंतर्गत जो है वंश परंपरा की चीजें भी देखने को मिलती है। अर्थात एक व्यक्ति जो है जब वो गुजर जाता है या अपने शासन को वो अपने पुत्रों को सौंप देता है, तो ये जो व्यवस्था होती है इसे हम लोग राजतंत्र के रूप में जानते हैं। कुलीन तंत्र में शासन किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं होता, बल्कि कुछ व्यक्तियों के हाथ में होता है। और वो जो कुछ सीमित व्यक्ति होते हैं या अल्पसंख्यक समूह होते हैं, उनके हाथ में पूरी शासन व्यवस्था होती है और वो अपने हिसाब से। ये सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कुलीन तंत्र उत्तरदायी नहीं होता, किसी के भी प्रति उत्तरदायी नहीं होता। कुलीन तंत्र वो अपनी शासन व्यवस्था को अपने इच्छानुसार, अपने स्वेच्छा से और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार से संचालन करता है और वो अपने हित के अनुसार से संचालन करता है। उसे ही हम कुलीन तंत्र के रूप में जानते हैं। तानाशाही या अधिनायक तंत्र के अंतर्गत आप देख सकते हैं, हालांकि अगर राजतंत्र में देखें तो राजतंत्र में तानाशाही या अधिनायक तंत्र यानी कि एक व्यक्ति का शासन और वो अपने हिसाब से सारी शक्तियों का संचालन करता है, वो चीजें आपको देखने को मिल जाती है राजतंत्र के अंतर्गत। किंतु अगर राजतंत्र और अधिनायक तंत्र में अगर अंतर करने की कोशिश की जाए तो राजतंत्र में ये जो वंश परंपरा होती है, अधिनायक तंत्र में आवश्यक नहीं है कि ये वंश परंपरा हो। एक व्यक्ति के बाद दूसरे वंश का व्यक्ति भी अधिनायक बन सकता है या तानाशाही का स्थापना कर सकता है। जैसे आप नेपोलियन की बात करें, फ्रांस में जो नेपोलियन था वो वंश परंपरा के अंतर्गत नहीं आया था, किंतु उसने तानाशाही की स्थापना की थी। अर्थात शक्तियों का जो है केंद्रीकरण किया था और शक्तियों का अपने व्यक्तिगत हित के हिसाब से उसने प्रयोग किया था। वो आपको तानाशाही, और ये भी चीज जो होती है ये भी उत्तरदायी नहीं होता। यहां ये भी चीजें आपको देखने को मिलेगी कि तानाशाही भी जो होता है वो भी उत्तरदायी शासन परंपरा की स्थापना नहीं करता। अब हम इन तीनों चीजों को हमने देखा, उसके बाद हम लोकतंत्र को देखते हैं। लोकतंत्र में जो सबसे बड़ी बात है कि शासन की जो शक्ति होती है, शक्ति आम व्यक्तियों में निहित होती है, व्यक्तियों या कहें तो नागरिकों में निहित होती है। और नागरिक अपने हिसाब से, जैसे हमने कल चर्चा की थी प्रस्तावना के विषय में, तो वहां हमने देखा था कि सबसे पहला जो वाक्य है वो है हम भारत के लोग। अर्थात सारी शक्ति का जो स्रोत है, शक्ति का स्रोत वो कोई एक व्यक्ति नहीं है, राजा नहीं है, वो कोई कुलीन नहीं है, वो कोई तानाशाही व्यक्ति नहीं है, बल्कि शक्ति का स्रोत आम जनता है। जो आम जनता है किसी देश की, किसी क्षेत्र की, वो शक्ति प्रदान करती है उन लोगों को, प्रतिनिधि चुनती है वो अपनी शक्ति के हिसाब से, और वो प्रतिनिधि शासन करता है, यानी कि और वो सेवक के रूप में होता है, उसे सेवक के रूप में मान्यता प्राप्त है। उसे राजा या कुलीन तंत्र के अंतर्गत जो कुलोनी की व्यवस्था है या तानाशाही के अंतर्गत जो अधिनायक वाद की व्यवस्था है, वो चीजें आपको लोकतंत्र में देखने को नहीं मिलती, बल्कि शक्ति का जो औपचारिक स्रोत है वो आम जनता होता है या किसी देश का नागरिक होता है, और वो व्यक्ति को चुन करके, अपने प्रतिनिधि को चुन करके भेजता है, जो कि उसके ऊपर शासन करता है। तो ये चीजें आप यहां पे देखें, शक्ति जो है कहीं ना कहीं लोकतंत्र में आम जनता के अंतर्गत देखने को मिल जाती है।
अब लोकतंत्र के अंतर्गत हम लोग जब चर्चा करते हैं तो लोकतंत्र में हमें विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं देखने को मिलती है। अगर सबसे पहली बात हम करें तो संसदीय व्यवस्था, और दूसरा अध्यक्षात्मक। संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत जब हम देखते हैं तो यहां जो होता है एक प्रतिनिधियों का संसद होता है या प्रतिनिधि का सदन होता है, जो संसद होती है, और ये कार्यपालिका का चुनाव करती है। आप ये ऐसे कह सकते हैं संसद जो है अपने आप में विधायिका होती है जो कार्यपालिका का चुनाव करती है, और यहां जो कार्यपालिका होती है विधायिका के अंतर्गत होती है। अर्थात अगर कार्यपालिका को विधायिका का सपोर्ट प्राप्त नहीं होता तो उसे रिजाइन करना होता है, उसे कार्यपालिका पद से त्याग पत्र देना पड़ता है, और कार्यपालिका इस प्रकार से जो है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। यानी भारत में जो संसदीय व्यवस्था ली गई, संसदीय व्यवस्था ली क्यों गई? क्योंकि यहां उत्तरदायी शासन व्यवस्था को लागू करना था। यही कारण है कि यहां पे संसदीय व्यवस्था प्राप्त की गई। और संसदीय व्यवस्था में अगर हम लोग देखें तो कुछ इस प्रकार से संबंध होता है। ये आप कार्यपालिका, इसे हम लोग कार्यपालिका के रूप में देखते हैं, और ये विधायिका। और विधायिका का जब तक मदद प्राप्त होता है, यानी विधायिका जब तक इसे सपोर्ट प्रदान करती है कार्यपालिका को, तब तक ये कार्यपालिका बनी रहती है। जब भी विधायिका सपोर्ट नहीं देती कार्यपालिका को तो इसे जो सपोर्ट चाहिए होता है वो 50% +1, आधे, जो भी जितनी भी बड़ी शक्ति है विधायिका की, उतनी बड़ी शक्ति का आधा और आधा +1 जो होता है समर्थन, वो कार्यपालिका को प्राप्त होता है, तभी जाकर के कार्यपालिका रहती है। अर्थात संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका विधायिका के अधीन होती है, एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं। जबकि आप देखें तो न्यायपालिका आपको यहां पे स्वतंत्र देखने को मिलेगी। अध्यक्षात्मक, हालांकि शक्तियों का पृथक्करण यहां किया गया है, लेकिन यहां पे पूर्ण रूप से शक्तियों का पृथक्करण नहीं किया गया है। लेकिन यही अगर अध्यक्षात्मक व्यवस्था प्रणाली की बात करें तो यहां शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण होता है, और कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र होती है और एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करती है। लेकिन वही अगर हम संसदीय प्रणाली के अंतर्गत देखें तो न्यायपालिका जो होती है वो कार्यपालिका और विधायिका दोनों को चेक एंड बैलेंस करने की कोशिश करती है। तो इस प्रकार हम देखें तो यहां पे शक्तियों का आपको पूर्ण रूप से पृथक्करण देखने को नहीं मिलता, किंतु अध्यक्षात्मक व्यवस्था में कार्यपालिका, विधायपालिका और न्यायपालिका तीनों के अंतर्गत शक्तियों का पृथक्करण देखने को मिलता है। और यह प्रणाली जो है इस प्रकार से आपको भिन्नता है। और कार्यपालिका के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है उसका चुनाव डायरेक्ट होता है, और वो अपना मंत्री परिषद स्वयं नियुक्त करता है। तो ये चीजें यहां पे आपको देखने को मिल जाती है। हालांकि विधायिका का, कार्यपालिका विधायिका का कार्य यहां पे विधि निर्माण करना, और इस विधि के हिसाब से कार्यपालिका अपना कार्य करती है, और आवश्यकता पड़ने पर न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका दोनों की जो शक्ति है उस पे कहीं ना कहीं नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करती है। अगर भारत में देखें तो भारत में संसदीय प्रणाली, वहीं अगर यूएसए में देखें तो अध्यक्षात्मक प्रणाली आपको देखने को मिल जाता है। तो भारत में जो संसदीय प्रणाली ली गई है वो ब्रिटेन से ली गई है। इस प्रकार से हमने आपको संसदीय व्यवस्था और अध्यक्षात्मक व्यवस्था में तुलनात्मक अध्ययन करवाया है। अब आप चाहें तो यहां पे ये लिख सकते हैं संसदीय व्यवस्था और इसके अंतर्गत जो चीजें हैं उसको आप नोट कर सकते हैं। अब कुछ चीजें जो अंतर ये भी है कि यहां जो हमने पहले भी कहा था कि ये उत्तरदायी होती है संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत, जबकि अध्यक्षात्मक व्यवस्था में उत्तरदायी प्रणाली नहीं होती, और कार्यपालिका का जो जितना समय होता है
उस समय के लिए, विशेष करके 5 वर्षों के लिए, अगर हम अमेरिका की बात करें तो यहाँ कार्यपालिका 4 वर्ष के लिए चुना जाता है, या जो वहां का मूल कार्यपालिका है अर्थात राष्ट्रपति है, वो 4 वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है, चुना जाता है। वहीं अगर हम भारत की बात करें या संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत देखें तो यहाँ जो कार्यपालिका होती है और कार्यपालिका का प्रधान होता है, अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो ये कार्यपालिका का जो प्रधान होता है नाम मात्र का। वहीं अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो ये कार्यपालिका का मुख्य प्रधान होता है और इसे हटाया भी जा सकता है। जब तक कि इसे विधायिका का समर्थन प्राप्त होता है तब तक प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के साथ बनी रहती है। जब विधायिका का समर्थन प्राप्त नहीं होता तो इसे त्यागपत्र देना पड़ता है। तो ये अंतर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब कुछ तथ्य हैं जो पॉलिटी में आपको प्रश्न बन सकते हैं, तो आप उसको लिख लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जो उसमें है कि ब्रिटेन जो है वो संसदीय व्यवस्था की जननी है। हालांकि ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी 2-3 जो तथ्य हैं वो आप लिख लीजिए कि ब्रिटेन जो है संसदीय व्यवस्था की जननी है। ये एक पॉइंट हो गया। इसके बाद है कि ब्रिटेन में जो आवश्यक कानून जो है बनाए जाते हैं, क्योंकि ब्रिटेन में जो है लिखित संविधान नहीं है। अब लिखित संविधान का क्या तात्पर्य है? क्या वहां जो कानून है वो लिखा नहीं जाता, क्या मौखिक रूप से चलता है? ऐसा नहीं है। लिखित संविधान से तात्पर्य ये होता है कि किसी भी देश की जो शासन व्यवस्था है उसके संचालन के लिए जो मूल कानून है, मूल कानून जो है एक साथ निर्मित होते हैं और इसको जो है एक साथ संकलन किया जाता है। इसका एक जगह संकलन, जैसे भारत में संविधान का निर्माण हुआ है तो एक साथ संकलन संविधान सभा के द्वारा संविधान का संकलन किया गया। उसी प्रकार यूएसए में देखें तो एक साथ जो है संविधान का संकलन किया गया है, उसका निर्माण किया गया है। तो यहाँ पे आपको लिखित संविधान देखने को मिलता है भारत में, यूएसए में। जबकि अगर ब्रिटेन में देखें तो यहाँ जो है परंपरा के माध्यम से संविधान विकसित हुआ और जैसे जैसे आगे की आवश्यकता होती है उसमें परिवर्तन देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से हम देखें तो भारत में जो है लिखित संविधान का अभाव, भारत में लिखित संविधान है, वहीं ब्रिटेन में जो है लिखित संविधान का अभाव देखने को मिलता। उसी प्रकार से यूएसए में भी आपको लिखित संविधान देखने को मिल जाता है। और विशेष करके अगर हम देखें तो प्रारंभ जो है लिखित संविधान का वो यूएसए से प्रारंभ हुआ है। अब कुछ तथ्य ऐसे हैं जो प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, तो हम आपको वो सारे तथ्य लिखवा देना चाहेंगे। जिसको भी एक्सप्लेन करना होगा हम उसको एक्सप्लेन भी कर देंगे। तो सबसे पहले हमारा राष्ट्रीय प्रतीक, तो आपको पता होगा, आप लिख लीजिए कि भारत में जो राष्ट्रीय प्रतीक है, जो भारत का जो राज्य चिन्ह है, वो सारनाथ में जो सारनाथ का अशोक स्तंभ है, भारत राष्ट्र का जो प्रतीक है, राष्ट्रीय प्रतीक, वो सारनाथ में जो अशोक का स्तंभ है जिसमें 4 सिंह जो है एक दूसरे की ओर पीठ अटका के बैठे हुए हैं पीछे, तो ये राज्य चिन्ह के रूप में इसे मान्यता प्रदान की गई है। और इसे 26 जनवरी 1950 जब संविधान पूरी तरीके से लागू हुआ था, उसी दिन इसे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकृत किया गया था। इसके अंतर्गत जो अगर हम देखें, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते, और ये जो सत्यमेव जयते लिखा गया है
ये मुंडकोपनिषद मुंडकोपनिषद नामक उपनिषद से लिया गया है। तो ये भारत का जो राष्ट्र प्रतीक है वो सारनाथ का अशोक स्तंभ है, जिसमें 4 सिंह आपको देखने को मिल जाता है। 26 जनवरी 1950 को इसे स्वीकृत किया गया। कई बार हो सकता है कि ये आपको प्रश्न पूछा जाए, कई बार ये भी हो सकता है प्रश्न पूछा जाए कि अशोक का जो स्तंभ है जिसे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में माना गया है या स्वीकार किया गया है वो कहां से प्राप्त हुआ, तो वो सारनाथ से प्राप्त हुआ। इसके स्वीकृति की जो तारीख है वो पूछी जा सकती है। इसमें लिखा हुआ जो सत्यमेव जयते है वो कहां से प्राप्त किया गया है, ये प्रश्न के रूप में आपके समक्ष उपस्थित हो सकता है। अब जो भारत के लिए जो तिरंगा झंडा है उसके विषय में हम लोग बात करते हैं। तो भारत का जो झंडा है वो तिरंगा है। तिरंगा में 3 रंग केसरिया जो सबसे ऊपर है, मध्य में अगर आप देखें तो सफेद, और अगर सबसे नीचे देखें तो हरा रंग। अब ये जो तीनों रंग है, तीनों रंग का अपना अपना प्रतीकात्मक महत्व है। केसरिया रंग का अगर देखें तो ये त्याग की भावना का प्रतीक यहां पे देखने को मिलता है। वहीं अगर हम सफेद रंग की चर्चा करें तो ये सफेद रंग सच्चाई के पथ पे चलने वाले और अच्छे आचरण का प्रतीक। वहीं अगर हरा रंग की बात करें तो ये जो है हमारे वनस्पतियों के साथ या प्रकृति के साथ हमारे संबंध, प्रकृति के साथ संबंध को उद्घाटित करता है। तो इस प्रकार से जो हमारा तिरंगा झंडा है उसका प्रतीकात्मक महत्व है कलर का, केसरिया त्याग का, सफेद आचरण बेहतर आचरण का, हरा प्रकृति के साथ भारत के संबंध का है। इसके अलावा अगर हम देखें तो अशोक चक्र के अंतर्गत जो चक्र है वो उस चक्र को इसमें सफेद कलर का जो है वहां पे हमें चक्र ये दिखाई देता है, और इसमें आपको 24 तीलियां, इसकी गिनती कई बार पूछ ली जाती है कि झंडा में जो चक्र है उस चक्र की कितनी तीलियां हैं। तो अगर आप इसको काउंटिंग करेंगे तो इस चक्र में 24 तीलियां हैं जो नीले रंग से है, यह भी आपको ध्यान रखना होगा, नीला रंग। तो चक्र के अंतर्गत तीलियां, और तीलियां नीले रंग की जो अशोक स्तंभ से लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसे भारत के जो है अशोक चक्र का, आपको पहले ही मैंने बताया कि ये भारत का जो है अशोक चक्र को सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है उसको भारत के प्रतीक के रूप में, प्रतीक चिन्ह के रूप में माना गया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ध्वज की जो लंबाई चौड़ाई होती है, लंबाई चौड़ाई, इसका अनुपात 3:2 में है। हालांकि यहां से ये प्रश्न नहीं पूछे जाते, ज्यादातर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो चक्र का जो कलर है और तीलियां जो है गिनती उसका पूछा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत होगी। इसके अलावा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका निर्माण पिंगली वेंकैया के द्वारा, पिंगली वेंकैया, पिंगली वेंकैया नामक व्यक्ति के द्वारा इस तिरंगे का निर्माण किया गया था, जिसे संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि जो राष्ट्र ध्वज का जो निर्माण हुआ था वो व्यक्ति पिंगली वेंकैया थे, जिन्होंने इस तिरंगे का निर्माण करवाया था। इसके अलावा एक और चीज है, जो संविधान सभा ने इसे स्वीकार किया था 22 जुलाई 1947 को इसे संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था। तो इस प्रकार से आपने भारत के राज चिन्ह को देखा, भारत के जो झंडा है तिरंगा झंडा उसके विषय में जानकारी प्राप्त की। अब अगर हम देखें तो भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन, उसके विषय में हम लोग देखते हैं। तो भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन, इसे 24 जनवरी 1950 को स्वीकृत किया गया। 24 जनवरी 1950 को भारत के संविधान सभा के द्वारा
इसे आधिकारिक रूप से यानी राष्ट्रगान को, जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया, ये भी एक तथ्य है जो कई बार आपके समक्ष प्रश्न के रूप में उपस्थित हो सकता है। और ये जो है 27 दिसंबर 1911 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, वहां इसे पहली बार जो है गाया गया था। तो ये तथ्य जो है यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में पहली बार जो है इसे कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। और ये जो एक चीज है कि रविंद्रनाथ टैगोर की जो गीतांजलि है, रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का अनुवाद है, एक अनुवाद है जिसे जनगण मन के रूप में अनुवादित किया गया है। अर्थात इसका जो बेसिक स्वरूप है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के गीतांजलि से लिया गया है और उसको अनुवाद किया गया है जनगण मन के रूप में। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय जो प्रतीक है और राष्ट्रीय राष्ट्रगान है, राष्ट्र का चिन्ह है, इन सारी चीजों के बारे में जो तथ्य हैं कुछ, वो हमने आपको दे दी। कई बार इन सब तथ्यों से प्रश्न हमारे समक्ष उपस्थित होता है, तो इसका समाधान आप यहाँ पे ढूंढ पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको कुछ तथ्य बताना चाहेंगे कि भारत में जो व्यवस्था है वो मूलतः संघात्मक है, किंतु इसमें एकात्मक लक्षण पाए जाते हैं। जब हम संविधान सभा की विशेषता पे चर्चा करेंगे तब हम आपको बताएंगे कि संघात्मक लक्षण और एकात्मक लक्षण क्या है। जैसे संविधान सर्वोच्च, जैसे यहां पे देखिए एकात्मक लक्षण देखें तो आप राष्ट्रपति देख सकते हैं, ऑल इंडिया सर्विस देख सकते हैं। इसके बाद आर्टिकल 352 के अंतर्गत देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो हम जब चर्चा करेंगे संघात्मक व्यवस्था का तब हम इस विषय पे चर्चा विशेष करेंगे। लेकिन आपके समक्ष प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि भारत जो है एक संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत है, जबकि इसकी जो है इसके अंतर्गत एकात्मक लक्षण भी देखने को मिल जाते हैं। और यही कारण है कि भारत को अर्धसंघात्मक का दर्जा प्राप्त है। और इसे जो अर्धसंघात्मक का दर्जा दिया गया है वो केसी व्हीलर के द्वारा, केसी व्हीलर नामक व्यक्ति ने भारत को जो है अर्धसंघात्मक के रूप में इसकी टिप्पणी की है। इसके अलावा जो है भारत में सहकारी संघवाद जो है, सहकारी संघवाद, अब सहकारी संघवाद क्या होता है इस पे भी हम लोग क्लास में चर्चा करेंगे। जब सहकारी संघवाद की बात आएगी, संघवाद पे जब हम चर्चा करेंगे तो अर्धसंघात्मक व्यवस्था की बात करेंगे, संघात्मक सहकारी संघवाद की भी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हम आपको ये तथ्य देते हैं कि सहकारी संघवाद जो है ऑस्टिन जो है, ऑस्टिन नामक व्यक्ति ने इसे सहकारी संघात्मक, ऑस्टिन नामक व्यक्ति ने इसे संघात्मक सहकारी संघवाद के विषय में टिप्पणी की है कि यह सहकारी संघवाद यहां देखने को मिल जाता है। भारत के संविधान के विषय में जो केसी व्हीलर हैं उन्होंने एक और चीज कही है। उन्होंने कहा है कि भारत का संविधान जो है ना तो अधिक कठोर है और ना ही अधिक लचीला। तो ये चीजें आपको केसी व्हीलर के अंतर्गत देखने को मिल जाती है। वहीं अंबेडकर जो है संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, इस प्रकार से उनका टिप्पणी है। उन्होंने संघात्मक की बात की है, उन्होंने ये कहा है कि ये तंग संघात्मक ढांचे में नहीं ढाला गया है, ये अंबेडकर का कहना है।
कुछ चीजें और भी, कुछ तथ्य रह जाते हैं जो बताने की जरूरत है। हो सकता है कई बार आपको इस संबंध में कुछ प्रश्न पूछ लिए जाएं, जैसे राष्ट्रीय गीत। अभी हमने थोड़ी देर पहले राष्ट्रीय गान जनगण के मन के बारे में बताया था। अब हम राष्ट्रीय गीत के बारे में चर्चा करेंगे, जो वंदे मातरम है हमारा। वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया भारत में, 1950 को इसे अंगीकृत किया गया। तो ये कई बार आपको पूछा जा सकता है कि वंदे मातरम को जो राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया वो कब स्वीकार किया गया। तो ये आपका प्रश्न का उत्तर 1950 हो जाएगा। ये भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय गीत भारत का कौन सा है, वंदे मातरम, या आपको राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत एक साथ लिख करके आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय गीत कौन सा है, राष्ट्रीय गान कौन सा है। ये चीज आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर हम राष्ट्रीय गीत की बात करें तो ये बंकिम चंद्र द्वारा, चटर्जी द्वारा जो लिखा गया आनंद मठ है, आनंद मठ, जिसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी नामक विद्वान के द्वारा जो है आनंद मठ लिखा गया था उपन्यास, उससे जो है राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम को लिया गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये आपका हो गया अगला तथ्य जो राष्ट्रगीत के विषय में है। और इसका अगर हम लोग देखें कि पहली बार कब इसे गाया गया था, तो 1896 में बंकिम चंद्र चटर्जी के अंतर्गत जो आनंद मठ का उपन्यास लिखा गया था, इसमें जो राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम को स्वीकार किया गया, उसे पहली बार 1896 के अंतर्गत ये गाया गया था कांग्रेस के अधिवेशन में। अब राष्ट्रीय कैलेंडर की बात करें तो भारत में जो राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में स्वीकार किया गया है, ये शक संवत पर आधारित है। शक संवत के ऊपर आधारित है और ये 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। तो 22 मार्च 1957 को आप देख सकते हैं कि शक संवत के आधार पर राष्ट्रीय कैलेंडर को स्वीकार किया गया था। और इसमें जो है चैत्र माह से इसकी शुरुआत होती है और अंतिम माह जो है इसका फागुन होता है। प्रारंभ और अंतिम फागुन। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि शक संवत के अंतर्गत आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में कौन सा है, शक संवत है, विक्रम संवत है। इसमें प्रारंभ जो होता है कौन से माह से प्रारंभ होता है, तो चैत्र से प्रारंभ होता है। अंतिम कौन सा है, तो फागुन अंतिम माह के रूप में इसमें देखा जा सकता है। और इसे जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ इसे अपनाया गया है। तो ये हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर से संबंधित जो कुछ तथ्य था वो आपको जानकारी दे दी गई है। और जो चैत्र माह की जो शुरुआत होती है 22 मार्च से, सामान्यतः 22 मार्च से शुरुआत होती है। अगर लीप ईयर होता है तो 21 मार्च से इसकी शुरुआत देखी जा सकती है। तो इस प्रकार से ये चीजें आपको कैलेंडर के अंतर्गत देखने को मिल जाता है। इसके बाद हम देखें तो राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। उसी प्रकार से राष्ट्रीय पक्षी मोर और राष्ट्रीय नदी जो है वो गंगा नदी है। तो राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय नदी गंगा नदी और राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन, ये सारी चीजें भी कई बार जानकारी प्राप्त कर ली जाती है। अब हम लोग प्रारंभ करते हैं
भारत के संविधान के विकास से, संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास की जो हम चर्चा करें तो इसके अंतर्गत हम देखें तो दो प्रकार से संवैधानिक विकास हमको देखने को मिलेगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत, और दूसरा पार्ट जो है डायरेक्ट महारानी के अंतर्गत, या ब्रिटेन डायरेक्ट महारानी लिख लीजिए, महारानी के माध्यम से। तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आया तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब प्रशासन चलाने लगा तो तब से लेकर के 1857 तक जो है आपको यहां देखने को मिलेगा, लेकिन 1858 से महारानी के अंतर्गत संवैधानिक विकास की गतिविधियां आपको देखने को मिल जाती है, जिसे हम लोग ब्रिटिश ताज के रूप में भी, ब्रिटिश ताज के रूप में भी जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ये जानकारी के साथ कि महारानी एलिजाबेथ जो है 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी व्यापार का एक अधिकार दिया गया और इसे जो है 15 वर्षों के व्यापार के लिए, 15 वर्षों के व्यापार के लिए जो है इसे पूर्वी व्यापार का अधिकार प्रदान किया गया और व्यापार करने के लिए आए ईस्ट इंडिया कंपनी, किंतु बाद में जो है प्रशासनिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करना शुरू किया और धीरे धीरे जो है भारत को कॉलोनी बनाने की दिशा में ये आगे बढ़े। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी की जर्नी 1600 से प्रारंभ होती है जो 1857 पर आकर के रुकती है और 1858 से ब्रिटिश ताज जो है भारत में संवैधानिक विकास को आगे बढ़ाता है। इसके तहत अगर हम देखें तो बक्सर और प्लासी के युद्ध की अगर बात करें, प्लासी एवं बक्सर, प्लासी एवं बक्सर के युद्ध के साथ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रशासन करने वाली संस्था के रूप में विकसित होना प्रारंभ हो जाती है और उसके बाद जो है भारत में एक कुछ अधिनियम जो पारित होते हैं ब्रिटेन में, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी लागू करती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ब्रिटिश संवैधानिक विकास जो भारत का हुआ है उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का योगदान है और उसके साथ साथ जो है ब्रिटिश ताज के अंतर्गत 1858 के बाद संवैधानिक विकास देखने को मिल जाता है। तो चलिए इसमें जो कुछ प्रावधान हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, के रेगुलेटिंग एक्ट के साथ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जो है प्रारंभ कर दिया था विकास, यानी संवैधानिक विकास की जो प्रक्रिया थी या कानून बनाने की जो प्रक्रिया थी वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के साथ प्रारंभ हुआ और ये पहला एक्ट था जब भारत को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटेन की संसद ने एक्ट पारित किया था। तो यहां से अगर हम देखें तो कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की जो शुरुआत है वो यहां पे आपको कंपनी पर संसदीय नियंत्रण का प्रारंभ यहां पे देखने को मिल जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पे हम देखते हैं कि बंगाल के गवर्नर को, बंगाल का गवर्नर जनरल इसके अंतर्गत, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल के रूप में, बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में पदनामित किया जाता है और सबसे पहले वारेन हेस्टिंग्स, सबसे पहले जो गवर्नर जनरल है वो वारेन हेस्टिंग्स हैं जिन्हें यह पद प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही गवर्नर जनरल के लिए 5 सदस्यीय परिषद
की स्थापना की गई और इसका जो कार्यकाल है वो कार्यकाल भी 5 वर्ष रखा गया। सॉरी, 4 सदस्यीय परिषद की स्थापना की गई और जिसका कार्यकाल जो है 5 वर्षों का रखा गया। तो यहाँ पे ये देख लीजिए कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के साथ तो सबसे पहली चीज थी वो थी कंपनी पर संसदीय नियंत्रण को स्थापित करना। इसके साथ ही बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल मान लिया गया। गवर्नर के साथ गवर्नर जनरल की जो पावर होती है उसमें वृद्धि हो जाती है और वारेन हेस्टिंग्स जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में, सॉरी, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में वारेन हेस्टिंग्स इस पद पर बैठा और इसके सहायता के लिए जो है 4 सदस्यीय परिषद की स्थापना की गई जिसका कार्यकाल 5 वर्ष, अर्थात 5 वर्ष के बाद इसमें परिवर्तन करने की गुंजाइश लाई गई। चलिए इसमें देखते हैं और भी क्या क्या चीजें हैं। तो गवर्नर जनरल बनने के साथ ही मद्रास प्रेसिडेंसी, तत्कालीन जो मद्रास गवर्नर से गवर्नर जनरल बनने का मतलब क्या हुआ? तो गवर्नर जब तक था तब तक केवल बंगाल पे नियंत्रण स्थापित था या बंगाल का अधीक्षण कर सकता था, लेकिन गवर्नर से गवर्नर जनरल बनने के साथ ही इसकी अधिकारिता में वृद्धि हुई और मद्रास तथा बंबई जहां गवर्नर होते थे उस पे निरीक्षण का अधिकार दे दिया गया। तो इस प्रकार से हम देखें तो मद्रास और बंबई के गवर्नर पे जो है बंगाल के गवर्नर जनरल का एक तरीके से नियंत्रण स्थापित हुआ और आप ये कह सकते हैं कि अब जो है ब्रिटिश की जो सरकार थी वो चाह रही थी कि भारत में जो है गवर्नर जनरल की एक पद्धति स्थापित की जाए और एक ऐसी पद्धति स्थापित की जाए, कॉलोनाइजेशन किया जाए और जिसके अंतर्गत जो सुपर पावर है वो बंगाल को दिया जाए और बंगाल के अधीक्षण में मद्रास, बंबई और अन्य क्षेत्र जो भी आते हैं उसको इसके नियंत्रण में रखा जाए। यही कारण है कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया, जबकि मद्रास और बंबई में गवर्नर थे जो बंगाल के प्रति जो है बंगाल के प्रति या बंगाल को यहाँ पे निरीक्षण का अधिकार था या बंगाल के प्रति आप कह सकते हैं एक तरीके से उत्तरदायी था। तो ये चीज परिवर्तन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब इसी एक्ट के साथ जो है 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया बंगाल में और इस प्रकार से जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 न्यायाधीश के साथ सुप्रीम कोर्ट में कुल 4 पद स्थापित किए गए और एलिजा इम्पे प्रथम जो है इस सुप्रीम मतलब 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के साथ जो 4 पद बनाए गए उसमें 1+3 यानी कि एक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे और 3 अन्य न्यायाधीश और इसके साथ ही एलिजा इम्पे को जो है सबसे प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। इसके बाद देखिए तो कंपनी के व्यापारियों का जो निजी व्यापार है उस पर नियंत्रण लगा दिया गया। निजी व्यापार पर नियंत्रण और इसके साथ ही जो उपहार है उपहार के लेन देन पे भी नियंत्रण लगा दिया गया। तो इस प्रकार से जो है 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया उस रेगुलेटिंग एक्ट के साथ जो है बंगाल के क्षेत्र का भारत के अन्य क्षेत्र जैसे मद्रास और बंबई का एक तरीके से आप देखिए कॉलोनाइजेशन की प्रक्रिया ब्रिटिश संसद के द्वारा प्रारंभ कर दी गई, क्योंकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में लाया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण के अंतर्गत जो भी क्षेत्र थे वो इस प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश संसद के अधीन आ गई। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, अगर आपके समक्ष कई बार प्रश्न उपस्थित होता है कि भारत की जो क्षेत्र थे बंगाल, मद्रास एवं अन्य जो क्षेत्र थे जिसपे नियंत्रण की व्यवस्था हुई उसमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट जहां से आप कह सकते हैं कि कॉलोनाइजेशन की जो प्रक्रिया है
वो प्रारंभ हुई ब्रिटिश संसद के द्वारा, तो ये स्टेटमेंट अपने आप में सही होगा। ये भी कह सकते हैं कि भारतीय क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा प्रथम हस्तक्षेप किया गया, तो ये भी सही होगा। ये भी आप कह सकते हैं कि भारत के ऊपर ब्रिटिश संसद के नियंत्रण की जो प्रारंभिक प्रक्रिया है वो कब प्रारंभ हुई, तो वो 1773 के अंतर्गत प्रारंभ हो चुकी थी। अब 1784 का देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट। तो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था वो लाया क्यों गया था? तो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है, राजनीतिक और व्यापारिक कार्य का जो है सबसे पहले इसमें पृथक्करण किया गया था। राजनीतिक एवं व्यापारिक कार्यों को पृथक किया गया, यानी कि कंपनी के जो राजनीतिक कार्य थे और व्यापारिक कार्य थे वो एक जगह होने के कारण जो प्रशासन का संचालन है वो बेहतर नहीं हो पा रहा था, और यही कारण है कि राजनीतिक और व्यापारिक कार्य को अलग अलग इस 1784 के एक्ट के माध्यम से राजनीतिक एवं व्यापारिक कार्य को अलग अलग कर दिया गया। इसके अलावा जो है 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड का गठन भी किया गया। तो इस प्रकार से आप देखें तो 1784 का जो एक्ट है इसके माध्यम से एक द्वैध शासन की जो व्यवस्था है, द्विशासन, जो एक और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल और दूसरा जो भारत में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इस प्रकार से जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल 2 मालिकों के अधीन हो गया, और इस प्रकार से एक तरीके का द्वैध शासन का जो व्यवस्था है वो यहाँ पे 1784 के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाता है, जिसकी प्रारंभ यहाँ पे हुई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो 1786 का अधिनियम, अब 1786 का अधिनियम क्यों आया है? तो 1786 का अधिनियम गवर्नर जनरल की परिषद के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल को यह सुपर पावर दिया गया, एक तरीके से वीटो का पावर, वीटो पावर गवर्नर जनरल को, कि परिषद अगर कोई निर्णय लेती है तो उसको वो निरस्त कर सकता है। इस प्रकार से 1786 के माध्यम से गवर्नर जनरल की शक्तियों को बढ़ाया गया और उसे वीटो का पावर दिया गया। वहीं अगर हम देखें तो गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी दे दी गई, प्रधान सेनापति की शक्तियां। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि गवर्नर जनरल की शक्ति को 1786 के अंतर्गत बढ़ाया गया, और यहां पे जो गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस, यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बना, और लॉर्ड कॉर्नवालिस के रिक्वेस्ट पे ही ऐसा माना जाता है कि वीटो पावर और जो प्रधान सेनापति की जो शक्तियां थी वो 1786 के माध्यम से लॉर्ड कॉर्नवालिस को यानी कि गवर्नर जनरल को प्रदान किया गया था। अब एक बीच में 1793 का अधिनियम आया था, इसमें जो है कंपनी को 20 वर्षों के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया था, यानी कि कंपनी का जो कार्यकाल था उसको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। इससे ज्यादा चीजें यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलती। फिर 1813 के एक्ट में हम लोग आते हैं।
तो ये वाला पोर्शन उतना काम का नहीं था। हम आपको ये बता दें कि आप कुछ कुछ जगहों पे टिक लगाते चलिएगा। जैसे सबसे पहले जो रेगुलेटिंग एक्ट आया है, रेगुलेटिंग एक्ट में जो कुछ चीजें हैं, रेगुलेटिंग एक्ट से कई बार प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट से कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के विषय में। इसके बाद हम देखें तो 1813 का जो अधिनियम है वो अधिनियम महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसके माध्यम से बहुत सारी चीजें, नई चीजों की शुरुआत हुई। तो सबसे पहले देखें तो यहाँ पे तो कंपनी का कार्यकाल 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया और 20 वर्षों का एक्सटेंशन कंपनी को दे दिया गया। और इसके साथ ही आप कह सकते हैं कि ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति था, इस कारण से इसके कार्यकाल को बढ़ाया गया, ये एक एक्सप्लेनेशन दिया गया। हालांकि इसके बाद भी देखें तो फिर जो है ब्रिटिश इंडिया कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्यकाल फिर 20 वर्षों के लिए बढ़ाया जाता है। तो और ये उतना महत्वपूर्ण प्रावधान नहीं है, लेकिन 1813 के अधिनियम के और जो प्रावधान है उसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है कि भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, मतलब अब कंपनी भारत में व्यापारिक कंपनी से प्रशासनिक कंपनी के रूप में बदल रही थी और भारत के जो व्यापारिक एकाधिकार पहले से कंपनी को प्राप्त था वो एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अब ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति हुई तो अन्य लोग जो हैं भारत से लाभ प्राप्त करना चाहते थे और इस लाभ को प्राप्त करने के लिए कंपनी का जो एकाधिकार था उसको समाप्त करने की जरूरत थी, ताकि अन्य जो व्यापारिक घराने हैं वो भी यहाँ से लाभ प्राप्त कर सके, और इस क्रम में इसके अधिकार को समाप्त कर दिया गया। किंतु चीन एवं चाय का जो व्यापार था उस पे इसका एकाधिकार बना रहा। तो ये चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण चीज है कि भारतीय व्यापार का एकाधिकार यहाँ पे समाप्त किया गया और भारत को जो है पूरे हर किसी के लिए, मतलब यूरोपियों के लिए खोल दिया गया। चीन और चाय के व्यापार पे एकाधिकार तो बना रहा, लेकिन अन्य व्यापारों पे एकाधिकार समाप्त हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का। इसके साथ ही हम बात करें तो शिक्षा पर जो है 1 लाख रुपया शिक्षा का प्रावधान किया गया, जिसमें 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया ताकि जन शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा जो है आप देखें तो ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की स्वतंत्रता दे दी गई 1813 के अधिनियम के माध्यम से। तो इस प्रकार से आप देखें तो एक प्रकार से देखें तो भारत को न केवल व्यापारिक रूप से बल्कि धार्मिक रूप से भी ओपन कर दिया गया। और इसमें जो शिक्षा है और वो शिक्षा किस प्रकार से होगा वो हम लोग आगे भी देखेंगे इस चीजों को। तो शिक्षा के लिए जो है 1 लाख का सरकार को प्रावधान किया गया कि 1 लाख रुपए का व्यय शिक्षा पे सरकार द्वारा किया जाएगा जन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। अब हम लोग 1833 का अधिनियम देखते हैं। तो 1833 का जो अधिनियम देखते हैं तो यहाँ पे देखें कि सबसे पहले तो 20 वर्षों का कार्यकाल पुनः बढ़ा दिया गया कंपनी का, लेकिन यहाँ जो दूसरी बात थी कि व्यापारिक एकाधिकार जो चीन एवं चाय के व्यापार पे जो एकाधिकार था उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। और अब कंपनी जो है व्यापारिक कंपनी नहीं रह गई, बल्कि अब कंपनी जो है एक प्रशासनिक कंपनी के रूप में पूर्ण रूप से स्थापित हो चुकी थी। इस संदर्भ में देखें तो बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल, किसे? बंगाल के गवर्नर जनरल। अब संपूर्ण भारत मतलब भारत में जो भी क्षेत्र था जो ब्रिटिश के अधीन था उन सब के लिए बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और पहले बंगाल का गवर्नर जनरल बना करके मद्रास और बंबई के ऊपर नियंत्रणवादी व्यवस्था अपनाई गई थी। अब वो संपूर्ण रूप से भारत का क्षेत्र बन गया और उसका गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर जनरल को बना दिया गया। तो एक प्रकार से जो केंद्रीकरण की जो व्यवस्था थी वो यहाँ पे प्रारंभ हो गई और मद्रास और बंबई के जो क्षेत्र थे उससे जो स्वायत्ता प्राप्त थी वो भी अब
समाप्त हो गए। तो इस प्रकार आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1833 के अधिनियम के माध्यम से केंद्रीयकरण की व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे हम देखें तो इसमें जो है सरकारी सेवा में समानता, सरकारी सेवा में समानता का तत्व जोड़ा गया और इसमें यह स्पष्ट किया गया कि भारत का कोई भी व्यक्ति केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ग के आधार पर सरकारी सेवा से वंचित नहीं किया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति को जो है समानता का, सरकारी सेवा में समानता का अधिकार प्राप्त होगा। अब कुछ तथ्य हैं जो इसके साथ होते हैं, जैसे सबसे पहला जो ये गवर्नर जनरल, जो बंगाल के गवर्नर जनरल को जो भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, तो भारत का सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो विलियम बेंटिंक को जो है भारत का सबसे पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। विलियम बेंटिंक को भारत का जो है प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। और गवर्नर जनरल के परिषद में जो है एक कानूनी सदस्य, पहले जो 4 सदस्य थे और बाद में संभवतः एक सदस्य को हटा दिया गया था, लेकिन पुनः जो है मैकाले को विधि सदस्य के रूप में, बाद में इसे 3 कर दिया गया था प्लस एक और करके विधि सदस्य के रूप में मैकाले को इसमें जोड़ दिया गया। तो इस प्रकार जो है विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और साथ ही विधि सदस्य के रूप में मैकाले आया। तो इस प्रकार से जो है आप देखें कि केंद्रीकरण की व्यवस्था यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। इसके बाद विधि सदस्यता, विधि आयोग भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो विधि सदस्य जुड़ने के बाद जो आयोग का गठन किया गया, तो विधि आयोग भी आया। आगे हम देखें तो इसमें जो है नियुक्ति का भेदभाव, मैंने पहले भी बताया था कि सरकारी सेवा में जो नियुक्ति होती है वहां पे समानता स्थापित करने का, प्रतीकात्मक रूप से समानता स्थापित करने की कोशिश की गई और ये कहा गया कि अब जो है धर्म, जन्म स्थान या वंश के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा सरकारी सेवा के अंतर्गत। तो ये चीजें भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसके अलावा हम देखें तो दास प्रथा का जो दमन है वो भी आपको, दास प्रथा का दमन ये आपको एलन ब्रो के द्वारा किया गया था, समाप्त कर दिया गया था। ये 1833 के एक्ट के अंतर्गत ये सारी चीजें भी आपको देखने को मिल जाती है। अब हम देखें तो 1835 में मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया गया। हमने आपको कहा था कि अंग्रेजी शिक्षा का, उच्च शिक्षा, क्योंकि इनका मानना था कि अंग्रेजी के माध्यम से ही उच्च और बेहतर शिक्षा प्रदान की जा सकती है। तो उच्च शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को स्वीकार किया गया था। और इस संदर्भ में जो है प्राच्य आंग्ल विवाद जो है वो भी महत्वपूर्ण है। आंग्ल प्राच्य विवाद, आंग्ल प्राच्य विवाद में कुछ लोग जो हैं जो आंग्ल यानी कि यहाँ के स्थानीय भाषा के समर्थक थे, स्थानीय भाषा के, वहीं प्राच्य के अंतर्गत अगर देखें तो अंग्रेजी भाषा के। इसमें अगर हम व्यक्ति के नाम की बात करें तो आंग्ल का जो समर्थक है ट्रेवोलियन नाम से व्यक्ति था, जो स्थानीय भाषा से जो उच्च शिक्षा के विषय में स्थानीय भाषा को वो प्रमोट करना चाहता था। वहीं दूसरी ओर एच.टी. प्रिंसेप नामक व्यक्ति अंग्रेजी भाषा को लेकर के काफी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे थे। तो इस प्रकार से उच्च शिक्षा के अंतर्गत देखें तो आंग्ल प्राच्य विवाद के अंतर्गत अंग्रेजी शिक्षा को ही, अंग्रेजी माध्यम को स्वीकार किया गया था। और इसके बाद जो है अंग्रेजी का प्रभाव आप देख रहे हैं कितना बढ़ता जा रहा है, बढ़ता गया धीरे धीरे। अब हम 1853 के एक्ट की बात करते हैं।
1853 के एक्ट की अगर बात की जाए तो विधायी शक्तियों का जो है कार्यपालक शक्ति से पृथककरण की व्यवस्था हुई और इसे हम लोग शक्तियों के पृथककरण, शक्तियों के पृथककरण के रूप में जानते हैं। और शक्तियों के पृथककरण विधायी और कार्यपालक, तो 1853 के अधिनियम के साथ ही शक्तियों के पृथक्करण, विधायी और कार्यपालक शक्तियों का जो है अलग अलग विभाजित किया गया। विभाजित करने की एक प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई और इसके साथ ही सिविल सेवकों की भर्ती के लिए जो है खुली प्रतियोगिता परीक्षा, खुली प्रतियोगिता परीक्षा का प्रारंभ आपको 1853 के एक्ट के माध्यम से किया जाने का प्रावधान किया गया। इसके साथ ही आप देखें तो विधि निर्माण के लिए इस 1853 के एक्ट के साथ ही विधि निर्माण के लिए जो है विधान परिषद की स्थापना की गई। विधान परिषद, जिसमें भारतीय सदस्यों को भी, भारतीयों को यहाँ पे सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया। तो इस प्रकार से 1853 के एक्ट के बाद जो है एक तरीके से आप देखिए तो शक्तियों का पृथक्करण की चीजें जो है धीरे धीरे सामने आई। खुली प्रतियोगिता परीक्षा की बात की गई। आपके सामने प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि खुली प्रतियोगिता परीक्षा के विषय में सबसे पहले प्रावधान कब किया गया, तो 1853 के एक्ट के माध्यम से किया गया। इसके साथ ही यह भी प्रश्न हो सकता है कि भारतीयों को विधान परिषद का जो स्थापना किया गया विधि निर्माण संस्था के रूप में, विधान परिषद का, जिसमें भारतीयों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया, उसका प्रारंभ जो है कब से किया गया, तो 1853 का जो अधिनियम है वहां से ये सारी चीजों का प्रावधान आपको देखने को मिल जाएगा। अब 1857 की एक महत्वपूर्ण घटना हो गई। 1857 की महत्वपूर्ण घटना के साथ ही ब्रिटिश संसद को यह अवसर प्राप्त हो गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी से शक्तियों को छीन करके डायरेक्ट जो है उसको, या आप ये कह सकते हैं कि क्रॉन के नेतृत्व में अब कॉलोनाइजेशन की जो प्रक्रिया बाकी रह गई थी, उपनिवेशीकरण की जो प्रक्रिया कम रह गई थी, उसको पूर्ण किया जाए। तो क्रॉन के नेतृत्व में अब सारी चीजें की जानी थी। तो अब इसके कारण जो है 1858 का अधिनियम लाया गया। तो 1858 का जो अधिनियम लाया गया, तो इसमें सबसे पहले जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से शक्तियां छीन करके ये महारानी को या क्रॉन के नेतृत्व में भारत का जो क्षेत्र था उसको क्रॉन के नेतृत्व में लाया गया और कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल को अब जो है वाइसराय, जो गवर्नर जनरल का पोस्ट था उसी को अब वाइसराय, और वाइसराय से तात्पर्य यह था, गवर्नर जनरल से तात्पर्य था कि वो कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के सबसे महत्वपूर्ण पद था। किंतु अब वाइसराय की अगर बात करें तो वाइसराय जो है क्रॉन का प्रतिनिधि के रूप में भारत का क्षेत्र इसके अंतर्गत था। और सबसे पहला जो वाइसराय है लॉर्ड कैनिंग, जो गवर्नर जनरल भी था और वाइसराय भी था। तो लॉर्ड कैनिंग जो है आपके समक्ष प्रश्न उपस्थित होगा कि सबसे पहला जो वाइसराय था और सबसे अंतिम गवर्नर जनरल था, तो वाइसराय जो सबसे पहला था वो आपको लॉर्ड कैनिंग था। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा देखें तो इस अधिनियम के माध्यम से भारत के राज्य सचिव के पद का सृजन किया गया। भारत के राज्य सचिव, तो भारत के राज्य सचिव का पद का सृजन किया गया और ये ब्रिटेन में होते थे और वहां से जो है वहां से इन सारे शक्तियों का संचालन वो करते थे और भारत के जो क्षेत्र हैं उस पर नियंत्रण स्थापित करते थे, या उसके विषय में जो भी नियम कानून बनाने होते थे वो वहां से संचालन करते थे। इसके अलावा सचिव की सहायता के लिए जो है 15 सदस्यों को चुना गया और एक भारतीय परिषद का गठन किया गया। भारतीय 15 सदस्य।
और ये जो है भारत सचिव को सहायता देते थे भारत के मामलों में कार्य करने के लिए। तो इस प्रकार से हम देखें तो 1858 का जो अधिनियम था उसके माध्यम से क्राउन जो है भारत का पूरा शक्ति प्राप्त कर लिया, और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि क्राउन के हाथ में भारत का राज क्षेत्र आ गया, और गवर्नर जनरल का नाम बदल के वायसराय कर दिया गया, और वायसराय जो है क्राउन का प्रतिनिधि हो गया। इसके अलावा भारत के राज्य सचिव के पद का सृजन किया गया और 15 सदस्यों को इसके अधीन रखा गया उसकी सलाह एवं सहायता देने के लिए। आगे हम देखें तो 1861 का अधिनियम है। तो 1861 के अधिनियम के अंतर्गत हम देखते हैं कि कानून बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें भारतीयों को शामिल करने की परंपरा शुरू हुई। सबसे पहले तो हम ये देखें कि शक्तियों का जो है विकेंद्रीकरण, जो केंद्रीकरण की प्रक्रिया 1833 में प्रारंभ हुई थी, वो यहाँ विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, और मद्रास तथा बंबई को कानून बनाने की शक्ति पुनः प्रदान की गई। और इस क्रम में जो है आगे जब बढ़ते हैं तो भारतीय प्रतिनिधियों को भी जो है कानून बनाने के लिए भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया। इसके अलावा अगर हम देखें तो वायसराय को जो है आपातकाल के लिए जो है आपातकालीन शक्तियां दी गई, अध्यादेश करने की शक्तियां, अध्यादेश की शक्ति। अगर किसी परिस्थिति में अगर ऐसी आवश्यकता होती तो वायसराय जो है अध्यादेश यहाँ पे जारी कर सकता था। और इसके साथ ही एक चीज और भी आपको ध्यान देना होगा कि ये जो विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया हुई थी तो यहाँ मद्रास और बम्बई पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं था, बल्कि मद्रास और बम्बई का कानून तभी लागू होता था जब इसका जो है वायसराय इसे स्वीकृति प्रदान कर देता था। अगर वायसराय इसे अस्वीकृत कर देता था तो वो जो कानून है वो लागू नहीं होता था। तो इस प्रकार से आप देखें तो अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो 1861 के अधिनियम के अंतर्गत वायसराय को दे दी गई। आगे हम बढ़ते हैं 1892 का अधिनियम। तो 1892 का अधिनियम है, उसके माध्यम से अगर देखें तो सबसे पहली चीज अगर हम देखें तो यहां निर्वाचन पद्धति को प्रारंभ किया गया। निर्वाचन पद्धति, हालांकि निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, और इसमें यह शब्द का प्रयोग किया गया कि व्यक्ति को निर्वाचित किया जाएगा अनुमोदित करने के लिए, मतलब कि आप निर्वाचित करेंगे अवश्य, लेकिन ये सरकार का राइट होगा कि वो उसे स्वीकार करे अथवा ना करे। तो ये जो है निर्वाचन की पद्धति का तो प्रारंभ किया गया, लेकिन निर्वाचन जैसे शब्द का प्रयोग यहाँ पे नहीं किया गया। इसके अलावा देखें तो बजट पर जो है बहस करने तथा सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार भी यहाँ पे दिया गया। बजट पर बहस करने एवं प्रश्न पूछने, लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान देना है कि पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। मतलब आप केवल प्रश्न पूछ सकते थे, एक प्रश्न पूछ सकते थे कि शिक्षा के संबंध में गवर्नमेंट ने क्या काम किया है, लेकिन शिक्षा के संबंध में अगर वो बता दे कि गवर्नमेंट ने ये काम किया है तो उससे संबंधित दूसरा प्रश्न, काउंटर क्वेश्चन जिसे हम बोलते हैं, वो नहीं कर सकते थे। तो इस प्रकार से पूरक प्रश्न, और जो कि प्रश्न पूछने का कोई ज्यादा महत्व नहीं रह गया कि अगर आप पूरक प्रश्न नहीं पूछे तो उत्तरदायित्व जो है वो यहाँ पे सुनिश्चित नहीं होती। इस प्रकार से आप देखिए तो चूंकि ये सीधी सी बात थी कि जो औपनिवेशिक शासन है वो पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार देती है, उसे प्रतिनिधित्व जैसे जैसे बढ़ाती है तो उसका पकड़ जो है कमजोर होता जाता है। तो यही कारण है कि पूरक प्रश्न जो है पूछने का अधिकार यहाँ पे नहीं दिया गया था।
हालांकि शक्तियां धीरे धीरे कम अवश्य हो रही थी, लेकिन जो केंद्रीय शक्ति है वो कहीं ना कहीं गवर्नर जनरल वाइसराय के अंतर्गत और ब्रिटेन की जो संरचना थी, ब्रिटिश संरचना, उसके अधीन ही थी। तो यहाँ पे पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था। ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, कई बार ये प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा हम देखें तो यहाँ पे मतदान का भी, बजट पे बहस कर सकते थे, लेकिन किसी चीज को लेके मतदान का अधिकार भी यहाँ पे व्यक्ति को, मतलब भारतीय जो थे उनको मतदान का अधिकार यहाँ पे प्रतिनिधियों को नहीं दिया गया था। मतलब बजट आएगी, बहस कर सकते हैं, लेकिन उस पर मत विभाजित नहीं कर सकते। इसके अलावा देखें तो केंद्रीय एवं प्रांतीय परिषदों में जो है अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। तो एक प्रकार से जो है आप कह सकते हैं कि जो शक्ति प्रांत में केंद्रीय और प्रांतीय स्तर पे जो परिषद थी, जिसमें विधि निर्माण की शक्ति थी, उसके शक्तियों में धीरे धीरे विस्तार किया गया और अतिरिक्त सदस्यों को जोड़ा गया। और अतिरिक्त सदस्य का मतलब ये होता है कि जैसे सरकारी सदस्य होता है, तो सरकारी सदस्य होता है तो सरकार के प्रति या वाइसराय के प्रति वो उत्तरदायी होता है, लेकिन अतिरिक्त सदस्य जो होता है वो वाइसराय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। विशेष करके जो है उसमें भारतीय होते हैं और भारतीयों को ही अतिरिक्त सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता था और एक परामर्शदायी संस्था के रूप में इसका विकास किया जा रहा था। तो इस प्रकार से 1892 का जो अधिनियम है उसके अंतर्गत ये सारे प्रावधान आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद 1909 का जो अधिनियम है काफी महत्वपूर्ण अधिनियम है। तो 1909 के जो अधिनियम है इसके अंतर्गत हम देखें तो भारतीयों को जो है विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व दिया गया। विधि निर्माण एवं प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व दिया गया। इसके अलावा इसका जो केंद्रीय और प्रांतीय विधायी शक्ति को भी बढ़ा दिया गया। केंद्रीय एवं प्रांतीय विधायी शक्ति में वृद्धि। यानी कि पूर्व में जो शक्तियां थी उसमें वृद्धि कर दी गई और अब जो है प्रश्न पूछने, बहस करने और मतदान की या मत विभाजन की जो शक्ति है वो विधान परिषदों को यहाँ पे दी गई या विधायिकाओं को दे दी गई। बजट पे अब बहस भी कर सकते थे और पूरक प्रश्न भी पूछ सकते थे। तो ये सारी शक्ति 1909 के सुधार के अंतर्गत दे दिया गया। इसके बाद हम देखें तो पहली बार जो है पृथक निर्वाचन का सिद्धांत, पृथक निर्वाचन। अब पृथक निर्वाचन से हमारा तात्पर्य क्या है, तो भारत में जैसे हिंदू बहुल हैं और मुस्लिम हैं, तो इसके अंतर्गत जो है मुस्लिम सदस्यों का चुनाव जो है मुस्लिम सदस्यों के द्वारा ही किया जाएगा। यही पृथक निर्वाचन का सिद्धांत था। इस प्रकार से भारत में जो है जो एक राष्ट्रवाद पनप रहा था, उस राष्ट्रवाद को तोड़ने के लिए पृथक निर्वाचन का सिद्धांत दिया गया और इस प्रकार से मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति 1909 के अधिनियम के अंतर्गत देखने को मिल जाता है। अब हम लोग 1919 के अधिनियम की चर्चा करेंगे। इसमें पहली बार जो है प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली यहाँ पे पहली बार स्वीकार किया गया। इससे पहले जो 1909 में था जो भी चीजें थी अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव था। 1892 के अधिनियम की हमने बात की थी, तो हमने बताया था कि चुनाव तो हुआ लेकिन चुनाव जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। तो ये सारी चीजें अंतर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो 1919 में पहली बार प्रत्यक्ष रूप से चुनाव प्रणाली के विषय में
प्रावधान किया गया। इसके अलावा जो है केंद्र में द्विसदनीय विधायिका, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया। इसके साथ ही केंद्र और राज्य एवं राज्यों के विषयों को अलग किया गया और इस काल में केंद्र एवं राज्य सूची का प्रावधान किया गया। वहीं अगर राज्यों में देखें तो द्वैध शासन, राज्यों में द्वैध शासन। अब यहाँ पे द्वैध शासन से तात्पर्य क्या है, तो राज्यों का जो विषय था उसे दो भाग में विभाजित किया गया, एक आरक्षित और दूसरा अनारक्षित। आरक्षित विषय जो था वो गवर्नर के अधीन था और अनारक्षित विषय जो था वो उत्तरदायी जो मंत्री परिषद थी उसके अधीन रखा गया। अब यहाँ पे ये देखना है कि द्वैध शासन के अंतर्गत जो आरक्षित विषय लिखे गए थे, तो आरक्षित विषय में जो है शक्तियों को रखा दिया गया था, जैसे वित्त की शक्ति, जैसे प्रशासन के अंतर्गत पुलिस की शक्ति, रक्षा का प्रभार, तो ये सारी चीजें गवर्नर के अंतर्गत रखा गया था। जबकि जो दायित्व थे यानी शिक्षा का दायित्व वो अनारक्षित विषय में रखा गया था, सिंचाई का दायित्व वो अनारक्षित विषय में रखा गया था। तो इससे दिक्कत ये हुई कि आरक्षित विषय जो था वो गवर्नर जनरल के अधीन था, जबकि अनारक्षित विषय जो दायित्व थे उत्तरदायी सरकार के पास था। तो इस कारण से जो जब आरक्षित विषय के गवर्नर जनरल के अधीन होगा और उत्तरदायी सरकार के पास शक्तियां नहीं होगी, वित्त की शक्तियां सपोज कीजिए नहीं है, तो वो सिंचाई का प्रावधान कैसे करेगा, शिक्षा का प्रावधान कैसे करेगा। तो इस प्रकार से 1919 के अधिनियम के द्वारा जो द्वैध शासन लाया गया उसमें यह प्रमाणित करने की कोशिश की गई कि भारतीय जो है शासन करने के लायक नहीं है, और वो द्वैध शासन के माध्यम से इसे प्रमाणित करने का प्रयास किया। इसके अलावा यहां देखें तो पहली बार जो है उत्तरदायी शब्द का भी प्रयोग जो है, उत्तरदायी शासन जो शब्द है उसका प्रयोग पहली बार यहां पे आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा सांप्रदायिक निर्वाचन, सांप्रदायिक निर्वाचन जो था वो मुस्लिमों का तो 1909 में ही दे दिया गया था। इसके अलावा इसका विस्तार किया गया सिख, ईसाई आदि को जो है इसके अंतर्गत और यूरोपीय आंग्ल भारतीय आंग्ल भारतीयों को भी इस सांप्रदायिक निर्वाचन के अंतर्गत जो है विस्तार प्रदान किया गया। तो इस प्रकार से देखते हैं कि सांप्रदायिक निर्वाचन को जो है और ज्यादा विस्तार कर दिया गया और इस प्रकार से भारत में जो राष्ट्रीय एकता थी उस राष्ट्रीय एकता पे कुठाराघात करने का भरपूर प्रयास किया गया। इसके अलावा हम देखें तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें ऑलमोस्ट अब हो चुकी है। तो 1919 के अधिनियम में जो मोस्टली चीजें थी यही हम यहाँ पे देख चुके हैं। अब 1935 के अधिनियम की चर्चा करते हैं। तो 1935 के अधिनियम की अगर हम बात करें तो भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना, संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया, यानी भारत को एक संघ बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें लाने की कोशिश की गई। और इस अधिनियम के तहत जो है आप देखें तो प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया, किंतु केंद्र में प्रांत में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया, किंतु ये द्वैध शासन केंद्र में लागू कर दिया गया। इसके बाद जो है विषयों का विभाजन 3 भाग में कर दिया गया, जिसमें केंद्र सूची, राज्य सूची, केंद्र राज्य, और ये जो मध्य का भाग है समवर्ती सूची। ये आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से विषयों का विभाजन आपको 3 भाग में किया गया। इसके अलावा हम देखें तो बर्मा को जो है
भारत से अलग कर दिया गया, बर्मा को अलग कर दिया गया। तो इस प्रकार से भारत से जो है बर्मा अलग हो गया। और इसके अलावा अगर हम देखें तो हमने प्रांत में द्वैध शासन समाप्ति और केंद्र में द्वैध शासन लागू करने की बात कर दी। इसके अलावा सांप्रदायिक निर्वाचन का जो है और विस्तार किया गया, और इसमें दलित सांप्रदायिक निर्वाचन, इसमें दलित एवं महिला, इन दोनों को भी सांप्रदायिक निर्वाचन के अंतर्गत लाया गया। तो इस प्रकार इस अधिनियम में ये सारी चीजें आपको, जो सांप्रदायिक निर्वाचन, हालांकि सांप्रदायिक निर्वाचन की आलोचना की गई थी, किंतु उसके बावजूद भी सांप्रदायिक निर्वाचन का यहाँ पे और भी विस्तार देखने को मिल जाता है। इसके अलावा जो कुछ चीजें हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि कुछ प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत और भी चीजें अगर देखें तो आरबीआई की स्थापना, हालांकि इसका नाम उस समय आरबीआई नहीं था, केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसके अलावा ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि ये सारी चीजें 1935 के अधिनियम के अंतर्गत एनफ है, इससे ज्यादा प्रश्न आपको बनेगा नहीं। 1947 के अधिनियम की कुछ बातें हैं, 2 पॉइंट उसकी चर्चा करके इसको समाप्त किया जाता है। 1947, तो 1947 का जो अधिनियम था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत के लिए जो है अंतिम अधिनियम पारित किया गया था। और ये 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया था। ये अंतिम था ब्रिटिश संसद का, और भारत को संप्रभु घोषित कर दिया गया। इस प्रकार जो है ब्रिटिश संसद की जो नियंत्रणवादी व्यवस्था थी वो यहाँ पे समाप्त हो गई, और वायसराय का पद जो है वो भी समाप्त कर दिया गया। वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया। अब 2 डोमिनियन, पहला भारत, दूसरा पाकिस्तान के रूप में, और इन दोनों का जो शीर्ष पद था वो गवर्नर जनरल, तात्कालिक रूप से। तो इस प्रकार से 1947 के अधिनियम के साथ जो ब्रिटिश संसद द्वारा जो अधिनियम की श्रृंखला थी वो समाप्त हो गई, और भारत और पाकिस्तान जो है 2 स्वतंत्र डोमिनियन के रूप में स्थापित हो गया। और इस प्रकार से जो है भारत का जो सम्राट था, जो साम्राज्ञी थी महारानी, वो भी पद सारा समाप्त कर दिया गया, और भारत जो है स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आ गया। तो इस प्रकार से जो संसदीय नियंत्रण ब्रिटिश की, और जो परंपरा संसदीय व्यवस्था की स्थापना में प्रारंभ हुई, उसका समापन 1947 के माध्यम से हो गया। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।